जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। और आज जो है आपको किरण पब्लिकेशन का ही है ये प्रैक्टिस सेट तो नहीं, इसको कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, जो मॉडल हल प्रश्न पत्र है ये। और ये आपको उस समय जो 2010 में जो ये पूछा गया है आपको, और इसी से संबंधित ये आपको अभी चलेगा कि इसका देखिए एग्जाम डेट यहाँ पर जो है आपको 1/5/2010 का है। तो इन इसका दोनों एक साथ हमने चाहा है कि एक साथ ये भी चलेगा और प्रैक्टिस सेट भी इसका चलेगा। तो इसमें जो आपको प्रश्न पूछे गए हैं वो आपको सहायता करेंगे कि कैसे आप बेहतर से बेहतर उसी इर्द गिर्द में जो सवाल पूछे जाते रहे उसी बेस्ड पर तो मॉडल प्रैक्टिस सेट भी होते हैं। तो आप जो है इनको जानने का प्रयास करें, और इसलिए कि आपको अगर इनका अनुभव रहेगा तो इसी आधार पे आप क्वेश्चन आगे बना सकेंगे। तो 1/5/2010 को लिए गए परीक्षा का आज जो है पहला प्रश्न इसमें सॉल्व करने का इसमें करते हैं प्रयास। चलिए बढ़ते हैं, इसका जो शुरुआत से देखते हैं कि इसमें पहला प्रश्न क्या दिया है। तो शुरुआत देखिए कि इस प्रश्न से किया गया है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण निम्न में कौन सा है। तो इस प्रश्न के लिए यहाँ पे देख लीजिए आपको कि यहाँ पे ढेर सारे जो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है यहाँ पे कि जातिवाचक से भाववाचक का निर्माण कैसे किया जाएगा। सारे उदाहरण लगेगा आपको कि एक जैसे हैं, लेकिन इसमें क्या है कि आपको जातिवाचक संज्ञा में अगर जब आपको पूछा जाए कि जैसे जिस संज्ञा शब्द से जो है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की जो संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नदी, पर्वत, लड़का, गाय, घोड़ा इत्यादि। और भाववाचक संज्ञा वह होता है जिस संज्ञा शब्द से जो है अवस्था, जैसे कि किसी चीज का जो सिचुएशन के बारे में आपको जानकारी मिलती है, जैसे किसी का क्वालिटी है, गुण है, दोष है इत्यादि का बोध होता है, उसे भाववाचक भावना उसका जैसे आप पढ़ पाते हैं। जैसे किसी चीज का किसी व्यक्ति में आप देखें कि बुढ़ापा आ गया, किसी चीज में आपको मिठास है या नहीं है, लड़कपन है, बचपन है, तो ये आपको भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3, लड़का से लड़कपन। इसमें क्या है कि जातिवाचक संज्ञा से जो है आपको भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे, सज्जन का विपरार्थक शब्द इसमें पूछा गया है, अर्थात विलोम शब्द पूछा गया है। तो ये कितने प्रैक्टिस सेट में दिया भी गया है कि सज्जन का विपरार्थक क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपको हो जाएगा दुर्जन। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में भारतेंदु की सही संधि विच्छेद क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4, भारत प्लस इंदु। अगला प्रश्न देखेंगे, नीलकंठ शब्द क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, योग रूढ़ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि सर्वनाम एवं विशेषण का वाक्य है इसमें कौन सा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसमें जो 6 नंबर का है इसका क्या है, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है किस चीज के लिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, संकेतवाचक वाक्य है तो इसमें कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको संकेतवाचक का इसमें जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका, कि यह आधा गिलास भरा है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नार्थक जो निपात है कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से आरंभ बोधक संयुक्त प्रक्रिया कौन सी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3, वह रोने लगा। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा जो आपको जीके जीएस के क्वेश्चन रहेंगे उसमें थोड़ा सा करके आपको प्रयास करेंगे कि जो प्रैक्टिस सेट है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान, और इसमें आपको एक आइडिया लगे कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए कि तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, उपर्युक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या कितनी है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जो इंग्लिश का है, कम टू माई पार्टी डैश सैटरडे नाइट। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऑन। अगला प्रश्न देखेंगे कि 13 नंबर का जो है, चूज द करेक्ट सेंटेंस
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, जो करेक्ट सेंटेंस है आपको इसका इसका जो इसमें थोड़ा सा इसमें स्टार लगा दिया गया है इसके आंसर पे, क्योंकि इसका जो आंसर दिया गया होगा बोर्ड के द्वारा या फिर जो इस पर विवाद रहा होगा, तो इसको थोड़ा सा आप लोग जो इंग्लिश के बच्चे हैं उसको थोड़ा सा डिटेल में देख के आप लोग अपने से भी इसको बताइएगा, क्योंकि इंग्लिश जिनका मजबूत है वो डिटेल में करके इसका आंसर पिन करके दे सकते हैं, जिनको कंफर्म रहे। तो इसका आपके लिए होमवर्क छोड़े जा रहे हैं, इसमें आप इसका आंसर दे दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पिक आउट द राइट वर्ड। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4, ओकेजनली हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि चूज द करेक्ट एंटोनॉमी ऑफ ऑनेस्ट का क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3, डिसऑनेस्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो सोशल साइंस का क्वेश्चन है कि 1946 में जो है आपको उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव, जो उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव है कि हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए, अगर हम ये इसका संबंध आपको भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित है। आपको जब हमारा कैबिनेट मिशन के जो संस्तुति पर जो संविधान सभा की स्थापना होती है और संविधान सभा के गठन में जो पहला जो सभा होता है इसको बोल सकते हैं पहली बैठक बोल सकते हैं। पहला बैठक होता है आपको 9 दिसंबर 1946 को। उस दिन आपको जो वयोवृद्ध हैं उस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इनके अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। दूसरे दिन क्या होता है, 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को आपको इनका अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और उसके 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को हमारा बाद में जो है प्रिम्बल है, हमारा संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला जहाँ से शुरुआत होता है हम भारत के लोग, यही जो उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव है नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसे बाद में संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया, जिसे आज हम प्रिम्बल के रूप में या भारत की प्रस्तावना के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। पृथक निर्वाचन पद्धति निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो इसमें पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3, मार्ले मिंटो। जो आपको मार्ले मिंटो सुधार है आपको 1909 ईस्वी का, इसके बारे में आपको कितनी बार ये पूछा जाता है मार्ले और मिंटो के बारे में। तो जो उस समय में गवर्नर जनरल और वायसराय और उस समय जो सचिव होते थे, जो ब्रिटिश सरकार के जो एक मंत्री हुआ करते थे, दोनों के रहने पर, जैसे कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड है तो इस समय में एक सचिव हो जाएंगे, और जैसे पहले सचिव होंगे और उसके बाद जो है यहाँ के गवर्नर जनरल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये दोनों मिलके जो अपना समय समय पर कानून लाए हैं। जो मार्लिमेंटो है आपको पृथक निर्वाचन पद्धति, अर्थात जो मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था के बारे में बात करता है। तो इनसे संबंधित ये प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 2, अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। और ये आपको जो प्रैक्टिस सेट है हमारा, उसमें आपको ये डिटेल किया भी गया है कि बोस्टन टी पार्टी कैसे हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की है, जिसे क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मिनट। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपको वह होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसमें नाटो, जो नाटो है इसकी स्थापना आपको 1949 में होती है। इसमें जो अभी सदस्य देश, इसी के विवाद के कारण अभी यूक्रेन जो है आपको जो रूस के साथ उनका युद्ध चल रहा है, तो इसी में जो है वह भी इनका सदस्य बनना चाहता था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 में होती है। और इसके सदस्यों की संख्या जो है आपको लगभग 30 के आसपास में है, और इसमें कुछ नए सदस्य जुड़ने के लिए आए हैं। अभी जैसे हाल ही में एक सदस्य बना है, जैसे फिनलैंड है, और
यूक्रेन भी आपको इनका सदस्य बनना चाह रहा था, इसी के कारण से रूस के साथ उनका विवाद हुआ है। तो ये वहाँ पे एक सैनिक, जैसे जो भी यूरोपीय कंट्री है उन्होंने अपने जो व्यापार और जो भी सब कुछ को बनाए रखने के लिए अपना सैनिक संगठन के रूप में इसका एक गठन किया गया था। तो यही है नाटो का उद्देश्य। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य थे, मतलब इसमें जो अस्थायी सदस्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, आपको यहाँ देखिएगा अस्थायी सदस्य होना चाहिए, तो यहाँ पे अस्थायी पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है, आपको अस्थायी सदस्य कौन कौन थे उसके बारे में आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो अस्थायी सदस्य तो आपको जैसे उनका चेंज होता रहता है, अस्थायी सदस्य आपको बराबर रहते हैं। तो इसके बारे में आपको बताना है कि कौन कौन जो है अस्थायी सदस्य हैं। जैसे आपको रूस है, इटली है, रूस है, फ्रांस है, अमेरिका है, चीन है आपको, और इसमें कौन कौन है इनके सदस्य, इसके बारे में 5 इसके अस्थायी सदस्य हैं जो वीटो का भी प्रयोग करते हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को, तो उसी समय जो इनके अस्थायी सदस्य हैं वो वीटो का प्रयोग करते हैं। और जो अस्थायी सदस्य होते हैं, जैसे कि भारत भी इनका कभी अस्थायी सदस्य बना है, तो वो 2 वर्ष के लिए रहते हैं या फिर अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। तो अगला प्रश्न देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था। 1 नंबर, इस प्रश्न का जो है आंसर आपको इसमें नहीं दिया गया है, जो आपको प्रैक्टिस सेट जो इसका दिया है, अवेलेबल कराया गया है किरण का, तो इसमें भी स्टार लगा दिया गया है कि इस प्रश्न का आंसर शायद विवादास्पद रहा हो, इस कारण से नहीं दिया गया है। लेकिन इसके बारे में राष्ट्रसंघ से रिलेटेड जो भी जानकारी थी हमने आपको बताने की कोशिश की। अगर इसके संबंध में और कुछ भी जानते हैं तो आप बताने का प्रयास खुद भी करेंगे, ताकि आपका भी नॉलेज इसमें बढ़े। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का जो मुख्य कारण था वह क्या था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह है ऑप्शन नंबर 2, त्रिपक्षीय संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगर आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था, तो उसका जो है अलग हो जाएगा। ये त्रिकूटीय संधि जो है ये अलग है, और तत्कालीन कारण अगर पूछा जाएगा तो उसका कारण दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतया प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2, गणासा। पाषाण युग में जो काटे जाने वाले सामान्य उपकरण को गैड़ासा कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं कि गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन से थे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। जब आप कुतुब मीनार कभी देखने जाएंगे तो कुतुब मीनार के जो सामने एक गेट बनाया है उसी को अलाई दरवाजा कहा गया है। ये आपको बिहार एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि राजा राम मोहन राय के द्वारा जो चलाया गया सुधार आंदोलन था वह कौन सा था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है और इनको पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। और ये जो है इनके द्वारा 1828 में आपको ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। इनके सहयोग से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा आपको सती प्रथा का उन्मूलन भी किया जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1, मैडम ब्लाडवास्की और कर्नल अलकाट के द्वारा की गई थी। और किस ईस्वी में की गई थी इसके बारे में आप कमेंट्स में लिखिएगा। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कनाडा एवं यूएसए। जब इसको लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना जो है सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इसको चंपारण हो जाएगा। जब गांधी जी के बारे में जानते हैं कि गांधी जी आपको शुरू से आपको दक्षिण अफ्रीका में ही ज़्यादातर समय व्यतीत किया। उसके बाद जब ये 9 जनवरी 1915 को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए आते हैं, तो 15 में आने के बाद 9 जनवरी 1915 को जब ये आते हैं तो 9 जनवरी को उसी उपलक्ष्य में हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं।
और जब ये 15 में आए तो 16 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ तो बहुत ही फेमस अधिवेशन रहा। इसी अधिवेशन में जो चंपारण के किसान थे राजकुमार शुक्ल के द्वारा वहाँ पे पहुँचते हैं और अपनी सारी समस्याएं उनको बताते हैं, जिसके बाद गांधी जी के द्वारा जो है सत्याग्रह के लिए वो आने के लिए राजी होते हैं और 1917 में जो है गांधी जी का प्रथम जो है सत्याग्रह वहीं प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 3, 1920 में। गांधी जी के द्वारा जो भी आंदोलन किए गए हैं वो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं आपको, और जो भी है इनसे रिलेटेड वीडियो जैसे कि 1885 से लेके और जो भी आंदोलन हुए हैं जितनी भी घटनाएं हैं उसका वीडियो बहुत ही जल्द आ रहा है, आपको इस पे उसको देख लीजिएगा। उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे घटनाक्रम के साथ दिया जाएगा। तो इसमें हुआ ये था कि जब आपको रॉलेट एक्ट आया था तो उसी के विरुद्ध में आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में होता है। उसके बाद नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो भारत का सबसे बड़ा जन सहयोग आंदोलन इसको बोला जाता है। इसमें जो है खिलाफत आंदोलन के जो मुस्लिम क्रांतिकारी या जो भी थे आंदोलनकारी वो भी सम्मिलित हो गए थे इसमें, और ये पहला बहुत बड़ा जन सहयोग आंदोलन था। और इसी में जब चौरा चौड़ी हत्याकांड हो जाती है, 5 फरवरी 1922 की घटना हो जाती है, उसके बाद गांधी जी के द्वारा 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को समाप्त किया जाता है, जिसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो उस समय में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास इनके द्वारा तीखी प्रतिक्रिया दी जाती है कि एक जगह की घटना के कारण से इसे रोका नहीं जाना चाहिए था, और गांधी जी की तीखी आलोचना भी की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इक्वाडोर का जो है चिम्बोरजी ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक हैं किस चीज के लिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जड़ी बूटी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, टुंड्रा में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि विषुवतीय रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 1, ताप जो है छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। विषुवतीय रेखा के समीप जो है सूर्य सदैव लंबवत यहाँ पर जो है छोटे क्षेत्र, यहाँ का बहुत जो 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण जो उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध के बीच वाला ये पार्ट है, और यहाँ पे प्रतिदिन वर्षा होती है, और यहाँ का तापमान जो है इसी में जो है आपको हमारा जो अमेजन वर्षावन जंगल है ब्राज़ील का जो है सबसे बड़ा, आपको वहीं आपको प्रतिदिन वर्षा होने के कारण से इसे सदाबहार वन और जो भी प्रकार के विविध प्रकार के जो है प्रजातियां वहां पे पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि आग्नेय शेल में निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2, इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। ये प्रश्न पूछे गए हैं वो भी स्मृति पे आधारित है, तो इसके लिए आप ज़्यादा एक थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते रहे। ज़्यादा इसमें कुछ विशेष दिमाग नहीं लगाना है, खाली आप वो याद रखिए कि इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, किस आंदोलन से किस चीज़ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उससे संबंधित आप आगे की तैयारी रखें। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, चाय आपको खाद्य फसल में नहीं है, चावल गेहूँ मकई। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, सागर से दूरी। अगला प्रश्न देखते हैं जनगणना 2000, ये तो उस समय के प्रश्न के हिसाब से पूछा गया था कि जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है। तो ये आपको अभी जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 2010 का क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसी में वो पूछा गया है, तो हालांकि आपको जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी इसका आंसर है आपको केरल हो जाएगा। अभी भी केरल ही है, 11 में भी केरल है, 1 में भी केरल था। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, निम्न स्तर का। और उत्तम क्वालिटी का जो कोयला है आपको एंथ्रासाइट होता है, आपको उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि गेहूँ किस जलवायु की फसल है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, शीतोष्ण जलवायु की। इसीलिए जब आप शीतोष्ण जलवायु प्रदेश जैसे कि यूक्रेन में पूरे वर्ल्ड का जो है उसको रोटी की डलिया के नाम से भी जाना जाता है उसे, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूं की जो है खेती और वहाँ पे होती है। तो अगला प्रश्न देखेंगे कि
इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, घाटशिला में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है, अर्थात रेडियो प्रसारण वहाँ से संभव है, तो उसके लिए कौन सा परत है? तो इनके बारे में क्वेश्चन जो है आप इसको 2 4 5 मंडल है, उस मंडल में क्या क्या होते हैं उसके बारे में ज़रूर जानकारी याद रखें, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। तो आप जैसे इस चीज़ को जानेंगे कि वायुमंडल के ये परत के बारे में, तो ये आयन मंडल है, इसके बारे में कितनी बार बताया गया। ये हमारी जो मौसमी घटनाएं हैं जैसे क्षोभ मंडल में सीमित है। ओजोन परत जो है, ओजोन मंडल एक समताप मंडल का ही ये पार्ट है और सबसे ऊपरी भाग है जिसे हम ओजोन मंडल कहते हैं, और ये हमारा जो है सूर्य से जो है आपको आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उससे हमारी रक्षा करती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्टेलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण कहाँ होता है? तो इस प्रश्न का कैसे होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2, भूमिगत जल के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि दार्जिलिंग जिला जो है किस राज्य का भाग है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3 का, पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 6 नंबर, क्योंकि विधान परिषद किसी भी राज्य में उच्च सदन, जैसे कि राज्यसभा हमारा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन, तो लोकसभा की सेम पैरेलल स्थिति सभी राज्यों की विधानसभा की होती है और जो प्रक्रिया उसके लिए है लगभग सामान्य होती है। और जहाँ भी जिस राज्य में आपको विधान परिषद है अर्थात तो उच्च सदन है, वहाँ के लिए भी राज्यसभा जैसी स्थिति ही वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है सभी में। अगला प्रश्न देखेंगे कि नीति निदेशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? तो नीति निदेशक तत्व जो है सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, संविधान हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं आप यहाँ पे कि पंचायती राज संस्थानों के जो है जिला स्तर पर जो सर्वोच्च अंग है उसका क्या नाम है? तो इसमें जो है पंचायती राज के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि इसमें जो है ये संस्था के बारे में आपको बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर आपको त्रिस्तरीय पंचायत जो संस्था का निर्माण का एक सुझाव दिया गया था, जिसमें आपको ग्राम स्तर पर जो है एक दिया गया था, उसके बाद ब्लॉक स्तर पे और उसके बाद एक जिला स्तर पे जो दिया गया था। तो ग्राम स्तर पे जो है ग्राम प्रधान अर्थात मुखिया उसके प्रधान होंगे, उसके बाद पंचायत स्तर पे जो है वीडियो के जो समकक्ष बैठते हैं वो आपको प्रमुख हो जाएंगे, पंचायत समिति के जो चुने जाते हैं उनसे, और जो जिला लेवल पर होते हैं जिला स्तर पे आपको वो आपको जिला परिषद हो जाता है। और जिला परिषद जो आपका हमारी पंचायती राज व्यवस्था की जो शीर्ष श्रेणी है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जिला परिषद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है, अर्थात वहाँ पे 2 नहीं, जैसे विधान परिषद और विधानसभा नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा केरल हो जाएगा। जैसे आपको भारत में जो है आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में है इसकी व्यवस्था, और केरल में नहीं है। और ये आंध्र प्रदेश के द्वारा इसे समाप्त करने का लिया गया था निर्णय, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी के द्वारा। और पश्चिम बंगाल में जो है मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी हैं उनके द्वारा इनको बनाने का प्रस्ताव दिया गया था। दोनों अधिकार जो हैं केंद्र के पास सुरक्षित रहते हैं, इनको समाप्त करना और इनका सृजन करना। तो अगला प्रश्न देखेंगे कि पंचशील निम्न में से किस जो देशों के किन दोनों देश के बीच समझौता हुआ था? तो पंचशील जो व्यवस्था है हमारी जो ये जो संधि हुई थी हमारे भारत और चीन के बीच हुई थी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पंचशील समझौता। और किस ईस्वी में हुई थी आपको उसके बारे में डिटेल में लिखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन स्थायी सदस्य हैं किस चीज़ के? तो यही क्वेश्चन अभी ऊपर में भी पूछा गया था, तो लेकिन उसका आंसर इसमें नहीं दिया हुआ है।
तो इसमें जो अस्थायी सदस्य यही है जिसके बारे में हम बता रहे थे कि अमेरिका जो है, और ब्रिटेन है, फ्रांस है, सोवियत संघ और चीन है। जैसे कि इसमें ये पांचों जो है अस्थायी सदस्य हैं, तो ये आपको सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, भारतीय शांति सेना। जो एक सेना है हमारी, जो विदेशों में या कहीं भी जो है ऐसा स्थिति रहता है जहाँ पे कि पीस फोर्स का काम करती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि सार्क में जो है मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भारत हो जाएगा। सार्क का जब मुख्यालय पूछा जाएगा तो ये आपको काठमांडू हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें जो अभिव्यक्ति की आज़ादी जो भी आपको दिए गए हैं 6 प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन है इसमें। कहीं भी बसने की, जो कहीं भी संगठन या कुछ की रचना है, प्रेस की स्वतंत्रता का भी वर्णन इसी में किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, एक अलिखित संविधान का। ये हमारा लिखित संविधान है, ये विशेषता नहीं है हमारी। और अगला प्रश्न देखेंगे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4, 62 साल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे राज्य का एक मूलभूत तत्व क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, संप्रभुता होना चाहिए। राज्य, जैसे यहाँ पे राज्य का कहने का मीनिंग किसी राष्ट्र से या फिर किसी देश से है। एक भूखंड होना चाहिए, उसमें सरकार होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, तो उसके लिए ये जरूरी है। अगला प्रश्न देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यूनिसेफ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राज्यपाल का चुनाव संसद करती है। ये गलत है क्योंकि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे जो आपको जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि तरंग जो कि धातुओं में संचरित होती है क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा, केवल अनुदैर्ध्य और केवल अनुप्रस्थ दोनों है, दोनों में ये हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि एक चाबी भरी घड़ी कोई कंपनी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, अर्थात चाबी भर देते हैं तो वहाँ पे कौन सी ऊर्जा उसमें रहती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। अगला प्रश्न देखिए कि 50 न्यूटन के एक बल का एक्स अक्ष पर जो घटक 30 न्यूटन है, इसका वाई अक्ष की जो दिशा में घटक होगा क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 40 न्यूटन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम जो बर्फ है और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रण का टेम्परेचर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गति के तृतीय नियम पे, अर्थात क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया पर जो काम करता है। जैसे कि आप नीचे जितना ही बल लगाएंगे उतना ही इस हिसाब से काम करती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह गिरने में 4 सेकंड लेता है, तो भवन की ऊंचाई क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 78.4 मीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक घर में 60 वाट के लैंप 5 लैंप और 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में लिए जाते हैं। 30 दिन या 1 महीने में उपयोग की गई कुल यूनिट क्या होगी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 108 हो जाएगा यूनिट। अब ये सब इसी बेस्ड पर जो है ये किरण पब्लिकेशन के द्वारा जो है प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं, तो ये अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक तरंग में जो है 0.8 सेकंड में 24 चक्र पूरा करती है, तरंग की आवृत्ति क्या होगी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 30 हर्ट्ज हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करता है
यदि इसे दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, B/2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि सूचीबद्ध फोकस दूरियों वाले 4 लेंसों का प्रयोग एक सूक्ष्मदर्शी अभिदृश्यक के रूप में करने पर विचार किया जा रहा है। जो लेंस किसी निश्चित नेत्रिका के साथ सर्वाधिक आवर्धन पैदा करेगा, इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, -5 mm। अगला प्रश्न देखेंगे, घरेलू खाना पकाने की गैस जो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से क्या होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का जो द्रवीभूत मिश्रण है वो है। आपको जैसे आपको घरेलू खाना है हमारा तो जो बनता है उसमें एलपीजी जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस प्रोपेन और ब्यूटेन का होता है, इसमें इसकी कोई गंध नहीं है। इसमें जो गंध है आपको वो मिथाइल मरकैप्टन का वो होता है जो हम लोगों को मिलता है स्मेल। इसलिए याद रखेंगे कि अगर पूछा जाए कि गंध जो है किसके कारण से आती है तो उसका आंसर हो जाएगा मिथाइल मरकैप्टन हो जाएगा। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन जो है प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नाभिक की खोज भी। क्योंकि रदरफोर्ड के द्वारा जब सोना के एक पतले प्लेट पर जब आपको अल्फा कण से प्रहार कराया गया था तो सारे कण जो है पार कर जा रहे थे, सिर्फ जो केंद्र में कण थे वो वापस आ जा रहे थे अब उसी दिशा में। इसीलिए रदरफोर्ड के द्वारा ये निष्कर्ष निकाला गया कि प्रत्येक जो परमाणु या तत्व है उसमें आपको एक नाभिक होता है जहां से आपको ये कण आपको वापस आ जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है क्या कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विद्युत रासायनिक सेल होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, समांगी मिश्रण का उदाहरण कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गन पाउडर। अगला प्रश्न देखिए कि स्फटिक रासायनिक के दृष्टिकोण से क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, SiO2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का जो है परित्याग कर देगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है वह कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है 4 नंबर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में किस अणु में द्विबंधन बंधन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, O2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि दहन की क्रिया के लिए निम्नांकित कौन सी शर्त आवश्यक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति जरूरी है। अगला प्रश्न देखेंगे कि कार्बन का जो दिया है C6 और नाइट्रोजन का जो उदाहरण किस चीज़ का है। तो इन दोनों का आप गौर से देखेंगे तो इनके जो है भार समान है जबकि ये स्थान समान नहीं है। तो ये समभारिक होना चाहिए क्योंकि जिसका स्थान सेम है तो वो समस्थानिक होंगे और जिसका जो भार समान है तो वो आपको समभारिक, अर्थात दोनों का भार समान है तो ये दोनों समभारिक कहलाएंगे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम कहाँ होती है तो या किस रोशनी में होती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 3, लाल रंग के प्रकाश में, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और अगर आपको प्रकाश संश्लेषण की दर है तो सबसे अधिक लाल रंग में ही होता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, एपीफाइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि एम्फीबियंस क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपको वह होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, कि जल और स्थल दोनों में रहने वाले एम्फीबियन कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन पौधे में उत्सर्जन का एक उपोत्पाद नहीं है, उपोत्पाद नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यूरिक एसिड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका, केंद्रक झिल्ली हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केंद्रक झिल्ली हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फसलों में डीडीटी का छिड़काव से प्रदूषित होता है क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वायु, मृदा तथा जल तीनों का प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि अफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा। तो
तो ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, फंगस द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, फेफड़ा में। हमारे शरीर में 2 पार्ट होता है, एक होता है कि ऑक्सीजन युक्त होता है और एक से ऑक्सीजन रहित होता है, जो हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं। तो एक जो हमारा जो इसका जो हीमोग्लोबिन संवहन करती है, तो एक ऑक्सीजन ले जाने वाली होती है और एक ऑक्सीजन का जो ऑब्जर्व करके कार्बन युक्त जो रहते हैं, अशुद्ध ब्लड उसको बोलते हैं। तो शुद्ध रक्त हम लोग इनको बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन युक्त ये रहता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, यही हो जाएगा, साल्मोनेला। कुष्ठ से ये संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे कि मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मियोसिस एक अर्धसूत्री विभाजन है। तो अगला प्रश्न देखेंगे। तो कुल मिला के ये मैथ का सवाल है। अब ये प्रश्न अब यहीं समाप्त होते हैं। तो आपसे जो भी जुड़े हैं इनसे अनुरोध है आप लोगों से कि जी जान लगा कर तैयारी करते रहिए, और आप लोगों से मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।